लिंग्विस्टिक्स सीरीज में आज हम स्टडी ऑफ लैंग्वेज फोर्थ एडिशन बाय जॉर्ज यूल की ग्लॉसरी का पेज 288 डिस्कस करेंगे और पीडीएफ डॉक्यूमेंट में ये पेज नंबर 308 है। जेस्चर्स, यूज ऑफ हैंड्स टिपिकली वाइल स्पीकिंग, ये जेस्चर्स यानी इशारे, हाथ वगैरह के इशारों को कहते हैं। ग्लाइड्स, साउंड्स प्रोड्यूस विद द टंग इन मोशन, साउंड्स प्रोड्यूस विद टंग इन मोशन to or from a vowel sound, also called semi vowels or approximants। यानी एक vowels होते हैं और कुछ approximants होते हैं जो vowels तो नहीं हैं लेकिन vowels से मिलते जुलते हैं, semi vowels हैं। फॉर एग्जाम्पल WET wet जो व साउंड है और य साउंड है yes में यह साउंड। देन इज ग्लॉटल, ग्लॉटल इज अ साउंड प्रोड्यूस्ड इन द स्पेस बिटवीन द वोकल फोल्ड्स, वोकल फोल्ड्स के दरमियान वाली जो स्पेस है वहां से जो साउंड प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट साउंड इन हैट, ह हैट। उसके बाद ग्लॉटल स्टॉप कौन सा, ग्लॉटल स्पॉट ये कि जब ये ग्लॉटल साउंड हम प्रोड्यूस करते हुए जब रुकते हैं और फिर दोबारा एयर को रिलीज करते हैं तो उसको ग्लॉटल स्टॉप कहा जाता है, ये नीचे। उसके बाद ग्लॉटस क्या है, द स्पेस बिटवीन द वोकल फोल्ड्स के दरमियान जो स्पेस है वो ग्लॉटस कहलाती है। गोल जो है वो सिमेंटिक रोल होता है नाउन फ्रेज का या किसी नाउन का। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे ना, द बॉय वॉक्ड वेयर, मतलब कहाँ पे वो गया, टू द विंडो, टू द डोर, इनटू द स्टेडियम, इनटू द पूल। तो ये जो आगे उसकी डेस्टिनेशन है जहाँ पे नाउन जा रहा है वो जो उसका सिमेंटिक रोल है नाउन का, उसको गोल कहते हैं कि वो क्या काम कर रहा है। उसके बाद है जी ग्रेडेबल एंटोनिम्स, वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग्स अलोंग अ स्केल, किसी स्केल पे, यानी बिग और स्मॉल, टॉल एंड हाई, टॉल एंड लो, इस तरह का ना जो होता है वो स्केल के हिसाब से हो। ग्रामर, द एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, ठीक है जी। तो फ्रेजेस और सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है उसको हम ग्रामर कहते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत ही पेपर में सिंपल किस्म की चीज़ें पूछ ली जाती हैं, जिस तरह नॉवल की डेफिनेशन, पोइट्री की डेफिनेशन, ग्रामर की डेफिनेशन, और स्पेशली इंटरव्यू में ऐसी फंडामेंटल्स भी पूछ ली जाते हैं और इस तरह का मतलब क्वेश्चन का आंसर ना आना कि ग्रामर क्या चीज़ है, पता नहीं क्या चीज़ है, नॉवल क्या है, कोई पता नहीं। तो इसकी जो वेल डिफाइंड डेफिनेशन है वो काइंडली आप लोग याद करेंगे अच्छी तरह। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या GTM जिसको कहते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड है लैंग्वेज टीचिंग का कि जिसमें टारगेट लैंग्वेज जो है वो सिखाई जाती है वोकैबुलरी के थ्रू, लिस्ट के थ्रू और सेट ऑफ ग्रामर रूल्स। जिस तरह आज हमारे यहाँ स्कूलों में नॉर्मली हम इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते हैं तो वो GTM मेथड है, ये ऑब्सोल्यूट मेथड है। इससे प्रूवन ये हुआ है कि इससे लैंग्वेज आप नहीं सिखा सकते, इससे बाकी सब्जेक्ट्स तो पढ़ाए जा सकते हैं, यानी वोकैबुलरी की ड्रिल करवा रहे हैं, रूल्स बता रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल रिजल्ट है वो नहीं आता। प्रैक्टिकल रिजल्ट डायरेक्ट मेथड से ही आता है। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस वही है कि कॉम्पिटेंट होना ग्रामेटिकली के वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, स्ट्रक्चर्स को सही तौर पे इस्तेमाल करना, और ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ही की तरह होता है। देन इज ग्रामेटिकल जेंडर, ग्रामेटिकल कैटेगरी, ग्रामेटिकल कैटेगरी जो है ना, ये जो जेंडर है ये कैटेगरी है ग्रामर की, डेजिग्नेटिंग द क्लास ऑफ अ नाउन एज मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, जिसमें अब नाउन को मैस्कुलाइन या फेमिनाइन या फिर न्यूटर जेंडर बता रहे होते हैं, तो ये ग्रामेटिकल जेंडर है। हेज, द वर्ड और फ्रेज, ये वर्ड हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है। आपको पता है ना, फ्रेज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो मीनिंगलेस होता है, मीनिंगलेस होता है अलोन, लेकिन किसी क्लॉज के साथ, फ्रेज के साथ, सेंटेंस के साथ जुड़ के वो कंप्लीट मीनिंग दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन द टेबल, इन द बुक, इस तरह के जो है वो फ्रेज होते हैं। ये कोई वर्ड होता है या फ्रेज होता है जो हैज होती है, और ये इस्तेमाल किया जाता है टू इंडिकेट दैट यू आर नॉट रियली श्योर व्हाट यू आर सेइंग इज सफिशिएंटली करेक्ट और कंप्लीट, यानी जो आप कह रहे हैं कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करें, आप कहते हैं ना प्रॉबेबली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेल आई थिंक, इट सीम्स, तो ये हेज होती है, इनको हम हेज कहते हैं जो इस तरह के हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। देन इज हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की आपको पता है लीनिज को कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं, एक स्ट्रक्चर को कहते हैं।
तो ये क्या चीज़ है, ये एनालिसिस है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं ना पार्ट्स को इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट्स का एक एनालिसिस है जो ये शो करता है कि इसके जो पार्ट्स हैं आर हायर देन एंड कंटेन अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फॉर एग्जांपल हम नाउन की जो मेजर सेंटेंस की कैटेगरी है वो हम कर देते हैं जी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में क्या कुछ आ जाता है, प्रेडिकेट में वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, कॉम्प्लीमेंट भी है। तो अब आगे उसके फर्दर इसी तरह अगर हम सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट को कर दें तो वर्ब के अंदर अब मेन वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, ऑक्सिलरी भी होता है। तो इस तरह फर्दर उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। होलोफ्रेस्टिक अटरेंस, ये अटरेंस की एक टाइप है जी होलोफ्रेस्टिक। ये होलो फ्रेज से होगा, फ्रेस्टिक अ सिंगल फॉर्म। सिंगल जो है ये फॉर्म है फंक्शनिंग एज अ परचेज और सेंटेंस इन अर्ली स्पीच ऑफ यंग चिल्ड्रन, अर्ली स्पीच ऑफ यंग चिल्ड्रन में। देन इज होमोनिम्स। होमोनिम्स होते हैं टू वर्ड्स, ये दो वर्ड्स होते हैं होमोनिम्स विद द सेम फॉर्म, इनकी सेम फॉर्म होती है लेकिन जो मीनिंग है वो डिफरेंट होते हैं। सेम वर्ड, सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स। और होमोफोन्स जो होते हैं ये सेम साउंड वर्ड्स होते हैं लेकिन स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं, टू एंड टू। इस तरह बहुत से वर्ड्स हैं होमोफोन। होमो से मुराद है सेम और फोन से मुराद है साउंड। देन इज हाइपो, HYPO, हाइपो CORISM, हाइपोकोरिज्म। हाइपोकोरिज्म जो होता है ये वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है जी इन विच अ लॉन्गर वर्ड इज रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म। लंबे से वर्ड को शॉर्ट कर लेते हैं विद Y और IE एट द एंड। फॉर एग्जांपल टेली मूवी। तो यानी ये वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है इन विच अ लॉन्गर वर्ड इज रिड्यूस्ड टू अ शॉर्टर फॉर्म विद Y और IE एट द एंड। फॉर एग्जांपल टेलीविजन को आपने टेली कह दिया Y लगा के। अच्छा जी, उसके बाद है जी हाइपोनिमी, HYPONYMY। हिपोनिमी क्या कहते हैं, ये लेक्सिकल रिलेशन होता है इन विच द मीनिंग ऑफ वन वर्ड इज इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ अनदर। फॉर एग्जांपल आप डेफोडिल कहते हैं तो डेफोडिल के अंदर एक तो फ्लावर का नाम, फ्लावर का ऑब्वियसली नाम है लेकिन ये इसकी हिपोनिमी फ्लावर है। यानी ये वो लेक्सिकल रिलेशन होता है दो वर्ड्स का जिसमें एक वर्ड का मीनिंग दूसरे वर्ड के अंदर उसको छुपा हुआ होता है। कैटेगरी भी हम इसे कह सकते हैं एपोनिमी। आइकॉनिक्स किसको कहते हैं जी, आइकॉनिक्स जो होते हैं ये जेस्चर्स होते हैं बुनियादी तौर पे दैट सीम टू एको, ये एको कर रहे होते हैं और इमिटेट द मीनिंग ऑफ व्हाट इज सेड, जो बात कही जा रही है। यानी आइकॉनिक्स मीन्स gestures simply that seem to echo or imitate the meaning of what is said। जो आप कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं नो और हाथ से इशारा कर रहे हैं, हाथ से उंगली से आप उंगली को हिला के इशारा कर रहे हैं नो का, ठीक है। इसी तरह आप किसी को वेलकम कह रहे हैं तो अपने दोनों हाथों को एक खास पोजीशन में घुमा के नीचे से ऊपर तक ला के उसको वेलकम कह रहे होते हैं, या झुक के कर मतलब कह रहे हैं सो नाइस टू टॉक टू यू, सो नाइस टू सी यू। और तो ये जो होगा, इसी तरह अब आपको गेट आउट किसी को कह रहे हैं, गेट अवे कह रहे हैं और हाथ हाथ के सारे इशारे से रिपल्स कर रहे हैं, तो ये जो होगा ये आइकॉनिक्स कहलाते हैं। यानी आप बोल भी रहे हैं और जेस्चर्स के साथ उस मीनिंग को भी कन्वे करें व्हाट यू आर सेइंग। ईडियोग्राफ्स क्या होते हैं, ईडियोग्राफ्स या ईडियोग्राफिक राइटिंग्स जो होते हैं, ग्राफ आपको पता है पिक्चर को कहते हैं, अ वे ऑफ राइटिंग इन विच ईच सिंबल रिप्रेजेंट्स अ कॉन्सेप्ट। यानी ये वो स्टाइल है पिक्चर से राइटिंग करने का या सिंबल से करने का कि जिसमें उसके पीछे एक पूरा कॉन्सेप्ट है, वो ईडियोग्राफ्स होते हैं। मिसाल के तौर पे रोड के ऊपर आप सिग्नल देख लें, सिग्नल के ऊपर ईडियोग्राफ्स ही यूज़ करेंगे ना, पूरा सेंटेंस तो वहाँ से नहीं लिख सकते। साइकिल बना होगा और उसके ऊपर क्रॉस का निशान है कि यहाँ से साइकिल नहीं गुजरेंगे। इसी तरह और जो रोड साइंस होते हैं तो वो बुनियादी तौर पे ईडियोग्राफ्स ही होते हैं अगर हम लिंग्विस्टिक्स की ज़ुबान में बात करें। ईडियोलेक्ट क्या होता है, ईडियोलेक्ट भी एक डायलेक्ट ही होता है लेकिन ये किसी भी कम्युनिटी का नहीं होता है, एक बंदे का पर्सनल डायलेक्ट जो होता है वो ईडियोलेक्ट होता है। बहुत से लोग मुख्तलिफ स्टाइल से बोलते हैं तो वो ईडियोलेक्ट हो जाता है। इम्प्लीकेचर या इम्प्लीकेटर, इम्प्लीकेचर क्या चीज़ है जी, एन एडिशनल मीनिंग कन्वेड बाय अ स्पीकर एडहेरिंग टू द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। यानी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के थ्रू जो इम्प्लीकेट कर रहा हो, मजीद
इंफॉर्मेशन दे रहा हो, कन्वे कर रहा हो स्पीकर, स्पीकर जो है वो मज़ीद बात कर रहा हो, अपनी बात की वजाहत कर रहा होता है, तो वो ये इम्प्लीकेटर या इम्प्लीकेचर यूज़ कर रहा है। इनडायरेक्ट स्पीच हम डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में ये होता है कि जब आप इन्वर्टेड कॉमास लगा के किसी की बात को या अपनी बात को उसके अंदर डायरेक्ट प्रेजेंट टेंस में बात कर देते हैं, और इनडायरेक्ट में आप उसकी बात को अपने अल्फाज में बयान करते हैं और आप कहते हैं कि ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट। अब आपने इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ की है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो उसमें आप कहेंगे कि ही आस्क्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास व्हाई आर यू लेट। तो वो डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। इन्फ्रेंस क्या होती है? इन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्फ्रेंस ये होती है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है used by a listener or reader to create a connection between what is said and what must be meant, यानी क्या बात कही गई है और इसका मतलब क्या है। मिसाल के तौर पे इन्फरेंस की आप एग्जांपल, ये कॉम्प्रिहेंशन में और रीडिंग स्किल्स में भी इस्तेमाल होता है कि आप इसमें ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है और वो अपने साथियों के साथ जंग लड़ रहा है एक फ्रंट पे, और बहुत हैवी फायरिंग, उनके पास बहुत चंद बुलेट्स रह गई हैं, तो वो अपने साथियों को कहता है कि आप लोग पीछे से निकल जाओ, मैं दुश्मन को अकेला ही रोकता हूँ, मीनवाइल आप लोग दूर जा चुके होंगे और आपकी जान बच जाएगी, एंड आई विल सेक्रीफाइस। अच्छा, ये बात क्या, तो वो ये नहीं कहता आई विल सेक्रीफाइस यू, तो वो उनको भेज देता है। वो लोग नहीं जाना चाहते, लेकिन वो उनको ज़बरदस्ती कहता है कि अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो फिर मैं अभी खड़ा हो रहा हूँ और गोलियों के सामने चला जाऊंगा। तो वो मजबूरन होके चले जाते हैं। अब इससे आप इन्फर क्या करेंगे कि क्या आपको बात पता चली? आपको उससे बात पता चली है कि वो पेट्रियाटिक है, वो लविंग है, वो केयरिंग है, वो एक्सट्रीमली ब्रेव है, और वो सेल्फलेस है, सेल्फलेस है, and he is caring for the his fellows and subordinates। तो ये बातें आपने इन्फर की हैं, और कहीं भी नहीं लिखा कि वो ब्रेव है, पूरे सेंटेंस में, पूरे पैराग्राफ में कहीं नहीं लिखा कि वो सेल्फलेस है। ये वर्ड्स ही यूज नहीं हुए, बट नेचुरली उस सिचुएशन से आपने इन्फर किए। दिस इज कॉल्ड इन्फरेंस। तो कॉम्प्रिहेंशन में और रीडिंग जो स्किल्स होती हैं उनमें इन्फरेंस का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद है जी इनफिक्स। इनफिक्स किसे कहते हैं? इनफिक्स एक मॉर्फीम होता है दैट इज इंसर्टेड इन द मिडल ऑफ अ वर्ड। किसी भी वर्ड के दरमियान में एक मॉर्फीम आपने डाल दिया, फॉर एग्जांपल आर एन है, इन SRNAL, तो ये बन जाएगा स्रॉल, स्रॉल, स्रॉल। तो उसमें ये इनफिक्स आपने डाल दी। उसके बाद इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम क्या होता है? मॉर्फीम हमने पढ़ा था कि मॉर्फीम दो तरह के होते हैं, मेजर कैटेगरी बाउंड और फ्री। तो ये बाउंड ही की अगली किस्म है इन्फ्लेक्शनल, और उसमें इस्तेमाल किया जाता है इसको टू इंडिकेट द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ अ वर्ड। किसी भी वर्ड का जो ग्रामेटिकल फंक्शन है उसको यूज़ कर उसको इंडिकेट करने के लिए इसको इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं, और ऑल्सो कॉल्ड एन इन्फ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया कि एस लगा दिया डॉग के साथ, तो वो प्लूरल बन गया, उसका मीनिंग चेंज हो गया। वॉक, प्रेजेंट टेंस में आपने ईडी उसके साथ लगाया तो वो वॉक बन गया। तो ये मॉर्फीम जो है ये इसके साथ आपने ऐड कर दिया। मॉर्फीम हमने पढ़ा था ना कि किसी भी वर्ड का अनडिवाइडेबल पार्ट होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हमने। उसके बाद इंफॉर्मेटिव सिग्नल्स होते हैं। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि ये बिहेवियर होता है जिससे आप बात नहीं करते, नॉन वर्बल होता है, अनइंटेंशनली आपका बिहेवियर शो कर रहा होता है कि एक्चुअली यू आर गिविंग इंफॉर्मेशन विद योर बिहेवियर। तो ये था हमारा पेज नंबर 288 ऑफ द ग्लॉसरी, और ये बुक थी स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज यूल, एंड इट वाज द 4th एडिशन।